कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। तो अभी हम आज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसका दोस्तों लेक्चर नंबर 1B हमने स्टार्ट कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, मैंने अभी तक लास्ट क्लास में आपको लेक्चर 1A बताया था। वो लेक्चर 1A में जहां तक मुझे याद आता है, मैंने आपको 7 कंसेप्ट बता दिए थे। पहले 7 कंसेप्ट, फर्स्ट 7 कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने इस समय आपके सामने वर्ल्ड मैप को दोबारा से खोल दिया दोस्तों, वर्ल्ड मैप को दोबारा से खोल दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप दोबारा से उन 7 कंसेप्ट को देखें, क्योंकि ये सारी दुनिया में ऐसा चल रहा है, इसलिए मैंने वर्ल्ड मैप खोल दिया दोस्तों। वर्ल्ड मैप आपके सामने, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट लेक्चर 1B कंसेप्ट 1 में मैंने जहां तक आपको बताया था लास्ट क्लास में, मेरे सामने इस समय बुक का कंसेप्ट खुले हुए हैं, जैसे देख लीजिएगा। ये बुक मैंने ऑन की हुई है, खोल दी है, और ये पेज नंबर आपके सामने, पेज नंबर 334 के बाद ए पॉइंट है, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाई फॉरेन एक्सचेंज। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि हम आज फॉरेन एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कंसेप्ट 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम करेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। होम करेंसी क्या होती है और डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है। इस दुनिया में ट्रेड एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्यों करता है, ये भी बात आज हम सीखेंगे। इस दुनिया में ट्रेड क्यों होता है, और हर कंट्री की अपनी करेंसी जो होती है, उसको हम डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं दोस्तों, उसको डोमेस्टिक करेंसी बोल देते हैं। डोमेस्टिक घर की होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी, होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी। और फिर फॉरेन करेंसी कंसेप्ट 3 में बताया था। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया में रहता हूँ, इवन पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मेरी इंडियन के लिए क्या है, फॉरेन करेंसी है। और इंडिया के लिए जो मेरी करेंसी है वो डोमेस्टिक करेंसी है। मतलब इंडियंस के लिए INR डोमेस्टिक करेंसी है, और इंडियंस के लिए पाकिस्तान रुपया इज फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने फिर कंसेप्ट नंबर 4 बताया था, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर एंड हाउ मेनी करेंसीज आर देयर। इस दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, मैंने कहा था इतनी कंट्रीज हैं और कितनी करेंसीज हैं, कंट्रीज एंड करेंसीज। कंसेप्ट नंबर 5, फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, फ्लो चार्ट बनाया था। और दोस्तों मैंने उस फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, हम इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर 1A तो एक बार रिवाइज जरूर किया होगा। और फिर कंसेप्ट नंबर 6, एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब हम दो चीजों को खरीदते हैं और एक चीज को बेचते हैं, तो किस रेट में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका नाम है एक्सचेंज रेट, उसका नाम है एक्सचेंज रेट। कंसेप्ट 7, बेस करेंसी एंड कोड करेंसी, बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेस करेंसी एंड कोड करेंसी का। मैं कहता हूं बेस करेंसी फिक्स करेंसी होती है और कोड करेंसी वेरिएबल करेंसी होती है। कोड इज वेरिएबल एंड बेस इज फिक्स्ड। जैसा मैंने कहा $1 इज इक्वल टू ₹60
तो मैं ये कहूंगा इस कोटेशन में डॉलर जो है वो बेस करेंसी है और जो रुपी है वो कोड करेंसी है दोस्तों, उसको हम कहते हैं दैट इज कोड करेंसी एंड दिस इज बेस करेंसी। कंसेप्ट नंबर 7 के बाद में आ गया था 8 में लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कंसेप्ट नंबर 8 लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आइए मैं कंसेप्ट नंबर 8 आज शुरू करूंगा पहले, और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पहले 7 कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज का एजेंडा थोड़ा सा मैं बता दूं क्लास में क्या क्या होने वाला है। आज का लेक्चर है लेक्चर 1B, और इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ। लेक्चर 1B में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। एक तो दोस्तों आज मुझे कुछ कंसेप्ट पहले बता देने हैं, जैसे कंसेप्ट 8 कवर कर लेंगे, 9 कवर करेंगे, 10 कवर करेंगे, 11 कवर करेंगे, 12 कवर करेंगे, 13 कवर करेंगे, 14 कवर करेंगे और 15 करेंगे। मतलब आज हमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। आप ये मत समझिएगा बहुत सारे कंसेप्ट हैं, नहीं दोस्तों, ये 8 to 15 कंसेप्ट बड़े छोटे छोटे से हैं, ये तो कवर करने ही करने हैं। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस कर देंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। वैसे भी उनके सामने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आज हम 4 क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आज हम 6-7 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आज आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आया हूँ, कुछ वीडियोस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा जो मैंने डाउनलोड किए और जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट है। तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, इसलिए आज वो वीडियोस भी ध्यान से देखने हैं। कुछ न्यूज भी मैंने डाउनलोड की है आप लोगों के लिए, न्यूज भी डाउनलोड की हैं, तो कुछ मैं न्यूज दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ प्यार करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। और दोस्तों आज का 1-1.5 घंटे की क्लास हमारी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले कंसेप्ट नंबर 8 को एक बार लिख लें, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों कंसेप्ट 8 ये रहा आपके सामने। तेरा जी कंसेप्ट 8। तो आप सबसे पहले आज अपने बुक में, अपने रजिस्टर में नए पेज से शुरू करें, ऊपर फॉरेक्स लिखें, लेक्चर 1B लिखें और कंसेप्ट 8 से लिखना शुरू कर दें। आज हम 15 से 20 कंसेप्ट तक कवर कर लेंगे। आप लिखिए लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेयर्स, थ्री लेयर्स होती हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे, 3 लेयर्स। There are 3 layers involved in foreign exchange market. There are 3 layers. 3 तरह की लेयर्स होती हैं। आज हम पहले लिख रहे हैं फिर देखेंगे। जैसे मैंने कहा लेयर 1 या प्लेयर 1। अब आप दादाजी की फोटो तो नहीं बना सकते, वो ग्रैंडफादर हैं, वो फादर हैं और वो सन हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा लेयर 1 और प्लेयर 1, फिर लिखा लेयर 2 और प्लेयर 2, और फिर लिखा लेयर 3 और प्लेयर 3। मैंने सबसे पहले फोटो बनाई है ग्रैंडफादर की, फिर बनाई है फादर की और फिर बनाई है सन की। भले आप फोटो नहीं बना सकते, एक बच्चा तो फोटो बनाने लग गया, हाय राम, फोटो नहीं बनानी, आप खाली ग्रैंडफादर, फादर और सन लिख सकते हैं। मेन चीज लिखने की ये है, आप सबसे पहले लेयर 1 के सामने लिखे रेगुलेटर। रेगुलेटर में 2 व्यक्तियों के नाम लिखे, आरबीआई, आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, कॉमा फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रेगुलेटर आरबीआई, फेडाई। उसके बाद है होलसेल, होलसेल प्लेयर 2 फादर। एक तो ऊपर होता है रेगुलेटर जो पूरी फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है। फेडाई, आप शॉर्ट फॉर्म ही लिखिए, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
आरबीआई और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं और इन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं होलसेल ट्रांजैक्शंस। बैंक ऑथोराइज डीलर, एडी लिख सकते हैं, मनी चेंजर आपने फेमा में पढ़ा होगा। फिर लास्ट में है रिटेल मार्केट। सन, सन के सामने मतलब बैंक और सन के बीच में, फादर और सन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिटेल मार्केट कहते हैं। रिटेल दो हो सकती है, या तो आप कस्टमर हैं, कस्टमर या तो आप खरीदेंगे फॉरेन एक्सचेंज को बैंक को, या आप बेचेंगे फॉरेन एक्सचेंज को बैंक से। तो मैंने वहां पे लिखा है एक्सपोर्टर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर। कंसेप्ट नंबर 9 लिखना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही कीमती कंसेप्ट इस समय आप लिखने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 9 हेडिंग है इंटरबैंक रेट और बैंक रेट। एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एक बैंक दूसरे बैंक से रेट लेता है, जिस रेट में आदान प्रदान करता है फॉरेन एक्सचेंज का, मैं रिपीट करता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक से, या स्टेट बैंक एचडीएफसी से, या स्टेट बैंक आंध्रा बैंक से, एक बैंक अगर दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शंस करता है तो दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं, जिस भी रेट में करता है उसका नाम है इंटर बैंक रेट। बाकी बातें मैं बताऊंगा, आप पहले लिख लें। बड़ी मेहनत से दोस्तों ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आप लोगों के लिए कि आपको समझ आए। कंसेप्ट नंबर 9 इंटरबैंक रेट स्लैश बैंक रेट, एक्सचेंज रेट, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंटरबैंक रेट, इंटरबैंक रेट। इंटर का मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक से, ए पॉइंट लिख लिया हो तो दोस्तों बी पॉइंट में आ जाइए। अगर कस्टमर बैंक से कोई रेट लेता है, एक्सचेंज लेता है, फॉरेन एक्सचेंज लेता है, तो जिस रेट में कस्टमर बैंक से लिया है, यहाँ पे बैंक से नहीं ले रहा, तो बी पॉइंट को ध्यान से लिखिएगा। सी पॉइंट पे लिख लीजिएगा, फिर बाकी बातें मैं धीरे धीरे एक साथ समझाऊंगा। आप सी पॉइंट पे लिख लीजिए और फिर मैं आ गया जी डी पॉइंट में। डी ई एफ तक लिखना है और एफ में लिखा मैंने विन विन सिचुएशन। एक बार विन विन को भी अंडरलाइन कर देना है। बैंक ऑलवेज बायस फ्रॉम आरबीआई एट लोअर रेट है, गलती से लिखा हुआ है कॉइनर रेट, लोअर LOWER। बैंक ऑलवेज बायस फ्रॉम आरबीआई एट लोअर रेट, at lower rate। and sells to customer at higher rate। Bank always buys from RBI at lower rate and sells to customers at higher rate। इंपोर्टर वो भी हम देख लेंगे, वैसे मैंने ई पॉइंट में वही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आप एक बार डी ई एफ लिख लें, फिर सारी बातें मेरे ऊपर है, मैं समझाऊंगा। बैंक इज ऑलवेज एट अ विन विन सिचुएशन, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन। ठीक है जी, तो क्या सभी ने लिख लिया? मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि रजिस्टर में लिखने के बाद ही समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं किया। इवन ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट था तो दोस्तों ये नहीं था टॉपिक। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप साथ साथ लिखते जाएं और कंसेप्ट नंबर 10 भी एक बार लिख लें। टू वे बैंक कोटेशन बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू वे बैंक कोटेशन, टू वे बैंक कोटेशन, व्हेन बिड रेट एंड आस्क रेट आर डिफरेंट।
बहुत ही अच्छी बात अभी लिखी है। अभी नहीं पता है आपको बिड रेट क्या होता है और आस्क रेट क्या होता है, कोई बात ही नहीं है जी, घबराना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। इस टॉपिक में तो दोस्तों पीएचडी की हुई, मैंने आपके सामने बंदा हाजिर होगा, आपको पानी से समझ आएगा। पहले ए और बी लिख लें। बैंक ऑलवेज गिव्स अ टू वे कोटेशन, अंडरलाइन कर दीजिए, टू वे कोटेशन टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को वो टू वे कोटेशन देता है। बी पॉइंट, बैंक कोड कंसिस्ट ऑफ टू रेट्स, बैंक कोड में दो रेट्स होते हैं, एक बिड रेट जिसको हम बाइंग रेट बोलते हैं और एक आस्क रेट जिसको हम सेलिंग रेट बोलते हैं। दोस्तों सेलिंग रेट क्या होता है देखेंगे, बिड रेट एंड आस्क रेट, सेलिंग रेट। सी पॉइंट लिख लीजिए, फॉर्मेट बनाएंगे, एक टाइमलाइन प्रिपेयर की है मैंने। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, पहले बिड रेट लिखेंगे और फिर आस्क लिखेंगे, मतलब बी का मतलब बिड, ए का मतलब आस्क। तो सी पॉइंट लिख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ बैंक कोड इज बिड रेट स्लैश आस्क रेट, बिड रेट स्लैश आस्क रेट, ठीक है जी। तो डी पॉइंट लिखिए, भले आपको डी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानिए सबसे कीमती कंसेप्ट है डी। आप जितने मर्जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस बुक्स भी खरीद ले, मैं जिस तरह से समझाऊंगा आपको उससे जल्दी समझ आएगा। एक बार डी पॉइंट लिख तो ले, लिख तो ले, अंडरलाइन कर दीजिए। आस्क रेट इज द रेट एट विच बैंक सेल्स, बैंक सेल्स को अंडरलाइन करना है। 1 unit of base currency to its customer and bid rate is the rate at which bank buys, बैंक बायस को अंडरलाइन करना है। ई, बैंक ऑलवेज बायस at lower rate from customer and sells to its customer at higher rate. Bank always buys at lower rate from customer and sells to its customer at higher rate. Hence bid rate is less than ask rate. एक बार मैं देख लूं बेटा कितना, कंसेप्ट 11, एक बार आप लिख लें, कंसेप्ट 11, स्प्रेड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ए पॉइंट में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ए पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड आस्क रेट इज नेम्ड एज स्प्रेड। कंसेप्ट 11 एक बार आप लिख लें, फिर मैं कंसेप्ट 8, 9, 10 और 11 इकट्ठे बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड आस्क रेट इज नेम्ड एज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्प्रेड इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। Difference between bid rate and ask rate is named as spread. Spread can be calculated in absolute terms or in relative terms. Spread can be calculated in absolute terms or in relative terms. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो लिखे स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क रेट माइनस बिड रेट, आस्क रेट माइनस बिड रेट। चलिए मैं लिखवा देता हूं, आस्क रेट माइनस बिड रेट। ये मैंने इसको स्मॉल कर दिया जी, आप उसमें पहले लिख लें, लो जी ये दुनिया का मैंने आपके सामने मैप निकाल दिया है और मैं यहां पे लिख रहा हूं spread is equal to ask rate, ask rate, ask rate माइनस बिड रेट। अभी हमें नहीं पता क्या रेट होते हैं, ये आस्क क्या होता है और बिड क्या होता है। अभी स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क रेट माइनस बिड रेट, ठीक है जी, आस्क रेट माइनस बिड रेट।
आस्क रेट माइनस बिड रेट, स्प्रेड परसेंटेज लिखना है जी, स्प्रेड परसेंटेज, स्प्रेड परसेंटेज, स्प्रेड परसेंटेज इज इक्वल टू आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इंटू 100, आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इंटू 100, बस जी बस। इट इज, यहां लिख दें, इट इज similar to, it is similar to gross profit ratio, it is similar to gross profit ratio, ये gross profit ratio जैसी ही होती है, ठीक है जी, बस खत्म, लिखना नहीं, अब लिखना नहीं है, अब ध्यान से बातों को सुनना है। मैंने कहा इस दुनिया में जैसे आप कोई भी सामान देखें, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कौन करता है? सैमसंग वाले करते हैं, सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है और सैमसंग डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना मोबाइल फोन नहीं बेचता, या एप्पल डायरेक्टली अपना मोबाइल फोन कस्टमर्स को नहीं बेचते, वो क्या करते हैं? डीलर्स को बेचते हैं, पहले डीलर्स को बेचते हैं जिनको हम होलसेलर्स कहते हैं, जैसे 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 क्रोमा, जैसे जैसे रिलायंस डिजिटल, पहले वो डीलर्स को बेचते हैं, और डीलर्स जो हैं आगे 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 कस्टमर्स को सेल करते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी 3 तरह के हम प्लेयर्स लेकर आएंगे, प्लेयर 1 या लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है जी। तो अभी हमने कंसेप्ट नंबर 7th में लिखा, या 7th की जगह 8th में लिखा, लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो लेयर्स होती क्या है, ये बात हम सीखेंगे, लेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भले ये डायरेक्टली हमारे से नहीं भी पूछा जाए, लेकिन एटलीस्ट हमें लेयर्स क्लियर होंगे तो हम सभी क्वेश्चंस जो है ईमानदारी से समझ से कर पाएंगे। तो लेयर्स होती क्या है? मैंने कहा जी लेयर्स में 3 लेयर्स होती है, एक तो होती है लेयर नंबर 1 जो आपने लिखा, एक होती है जी लेयर नंबर 2 जो आपने लिखा, एक होता है जी लेयर नंबर 3 जो आपने लिखा, लेयर नंबर 1 जो है जी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं। इसका मतलब सबसे बड़े पापा कौन हुए? लेयर 1, इनको हम कहते हैं ये ग्रैंडफादर है। उसके बाद मैं कहता हूं दूसरी लेयर नंबर जो 2 है उसका नाम है लेयर नंबर 2 जो है दोस्तों, उसका नाम है लेयर नंबर 2 जो है आरबीआई और बैंक के बीच में जो लेयर नंबर 2 है उसको हम कहते हैं लेयर 2, इसको हम बोलते हैं फादर, ग्रैंडफादर, फिर हम कहते हैं फादर, और बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में जो रेट होगा, या जो तीसरी लेयर है उसको हम कहते हैं कस्टमर, ये सन है दोस्तों। आप ये बताइए हम सबके घर में कैसा होता है, अगर हमारी एक जॉइंट फैमिली है तो अगर एक बच्चे को पूछना है, कुछ बेटे को पूछना है, तो पहले वो पिताजी से पूछेगा, पिताजी से आंसर नहीं आएगा तो वो दादाजी के पास जाएगा। वैसे असूल ये है कि बेटे को पहले पापा से पूछना चाहिए और पापा को बड़े पापा से पूछना चाहिए। आप देखिए जॉइंट फैमिलीज में हमारे घर में बड़े सारे पापा होते हैं, पापा ही पापा, मम्मी मम्मी, बिल्कुल उसी तरह से आपको एक रूल अपनाना है और उसी रूल के हिसाब से चलना है, आप उसको आगे पीछे नहीं चल सकते। जैसे सबसे पहले आप कस्टमर, मैं अब ये जो चैप्टर करने वाला हूं दोस्तों कस्टमर के लिए करूंगा। कस्टमर जब इसको कुछ खरीदना हो या बेचना हो, ये बैंक से खरीदेगा या बैंक से बेचेगा। बिल्कुल इसी तरह से इस बैंक को कुछ खरीदना हो या बेचना हो तो दोस्तों ये किससे करेगा? ये किससे करेगा? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करेगा या किसी दूसरे बैंक से करेगा। इसका मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से जिस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक बैंक दूसरे बैंक से जिस रेट में खरीदेगा उसका नाम है इंटर 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 बैंक रेट। एक बैंक दूसरे बैंक से जिस रेट में फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते हैं या बेचते हैं उसी का तो नाम है इंटर बैंक रेट। और दोस्तों इंटर बैंक रेट के 2 मापदंड हैं, 2 बेंचमार्क हैं।
पहला मापदंड है लाइबोर, LIBOR, सुना तो होगा, पता नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। लंदन 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 इंटर इंटर बैंक बैंक ऑफर ऑफर रेट। और दूसरा है दोस्तों माइबोर, MIBOR, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। वो देखिए क्या मतलब होता है, अभी हमें उसमें टेंशन नहीं लेनी है। और बैंक और कस्टमर के बीच में, कस्टमर कौन हो सकता है, जिसको खरीदना है या बेचना है, एग्जाम्पल इन्फोसिस, एग्जाम्पल विप्रो। अब ये कौन हो सकते हैं, या तो ये एक्सपोर्टर हो सकते हैं, तो मैंने कहा जी कस्टमर दो होते हैं, या तो एक्सपोर्टर होंगे और या इंपोर्टर होंगे। अगर एक्सपोर्टर होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए होंगे, तो एक्सपोर्टर बैंक को बेचता है। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपोर्टर बैंक को बेचता है और इंपोर्टर बैंक से इंपोर्टर बैंक से इंपोर्टर बैंक से खरीदता है। इस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, हम खाली इस रेट को बोलेंगे बैंक रेट। तो मैंने कहा ये दो तरह के रेट हुए, एक बैंक रेट और एक इंटर बैंक रेट। फिर आपने एक नया कंसेप्ट लिखा था, कंसेप्ट नंबर 9, उसी का नाम था, मैंने नाम ही रख दिया था इंटर बैंक रेट और बैंक रेट। तो इंटर बैंक रेट और बैंक रेट का डिफरेंस आपको समझ आ चुका है, थ्योरी में आएगा तो आप लिख सकते हैं, वैसे भी हम थ्योरी करेंगे। लेकिन मैं अभी आपका ध्यान बैंक रेट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। बैंक रेट मतलब एक ऐसा रेट जो बैंक ऑफर करेगा, जो बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। दोस्तों उस बैंक के रेट में आज मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। एक्सरसाइज, एक बच्चा कहने लगा ये क्या होती है, हाँ बताता हूं। आज की लेक्चर के बाद मैं चाहता हूं कि आप किसी भी अपने एरिया के बैंक के पास जाएं या कल जाएं और वहां पर जाकर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट अलग से टेबल होगा, उसमें बड़ी स्मार्ट सी गॉर्जियस लुकिंग एक मैडम बैठी होंगी, उस मैडम से जाकर पूछें। एक बच्चा कहता क्या पूछना है, मैंने कहा आपने उनको कहना है कि आपको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स खरीदने हैं, तो किस रेट में होंगे। तो ये जो मैडम है, आपको कोटक महिंद्रा बैंक की मैडम या किसी भी बैंक की मैडम की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको दो रेट्स दे देगी, एक एक खरीदने का और एक बेचने का। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा जी बैंक रेट में दो रेट्स होते हैं, आप जबकि दो के बारे में पूछ नहीं रहे, आप उसको खाली कह रहे हैं कि मुझे खरीदनी है या मुझे बेचनी है। तो आप आज के बाद देखना, मनी चेंजर हो या ऑथोराइज डीलर हो, आपसे ये दो रेट्स देंगे, एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट, एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट, एक खरीदने का और एक बेचने का। तो दोस्तों इसी तरह से बैंक रेट में दो रेट्स होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये मान लो जीरो है, तो जीरो है तो बट नेचुरल है, हम इसको इसी तरह से तो लेके जाएंगे, आगे तो चलेगी आगे तो चलेगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है। एक्स एक्सेस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही तो लिखते हैं मेरे भैया। जैसे मान लो ये जीरो है तो मुझे यहाँ का लिखना 1, फिर यहाँ का लिखूंगा 2, यहाँ का लिखूंगा 3, यहाँ का लिखूंगा 4। तो इस तरह से आपने बैंक रेट को लिखना है। अब बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट वैसा रेट है जो एक बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, और इसमें दो रेट्स होते हैं, एक रेट का नाम है बिड रेट और दूसरे का नाम है जी आस्क रेट। दूसरे का क्या नाम है, आस्क रेट। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी बैंक रेट में दो रेट्स होंगे, एक तो बिड होगा और दूसरा कौन सा होगा, आस्क रेट। तो खरीदने का और बेचने का। आप बताइए जी, कभी आप अपने माता पिता के साथ किसी गोल्ड स्मिथ, किसी सुनार की दुकान पे गए हो, तो एक खासियत जरूर देखी होगी आपने, आप जिस दुकान से सोना खरीदते हैं वो रेट अलग होता है, और उसी दुकान को अगर वही सोना कुछ दिनों के बाद बेचेंगे तो वो रेट अलग होगा।
इसका मतलब उस दिन भी खरीदने का रेट अलग होगा और बेचने का रेट अलग होगा। कहने का मतलब है सुनार हमेशा प्रॉफिटेबल पोजीशन पे रहता है, वो हमेशा बेचता ज्यादा रेट पे है और खरीदता कम रेट पे है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं, बैंक रेट में दो रेट्स होते हैं, एक बिड रेट और एक आस्क रेट। बिड रेट का मतलब होता है खरीदने का, मतलब बैंक बैंक कस्टमर से बैंक कस्टमर से इस रेट में खरीदेगा। बैंक कस्टमर से इस रेट में खरीदेगा और इसका मतलब है बैंक इस रेट में कस्टमर को बेचेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, बैंक कस्टमर से इस रेट में खरीदेगा और आस्क रेट का मतलब है बैंक कस्टमर को इस रेट में बेचेगा। तो दोस्तों दोनों बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, अब क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा वो